हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम हमारा इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक मतलब फॉरेन ट्रेड ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। हम पहले एग्रीकल्चर के बारे में समझ लिए कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए, हमारे एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किए और किस तरीके क्या हमारा 1947 के टाइम पर हमारे एग्रीकल्चर का क्या हालत था। फिर हम पढ़े इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तब हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हालत था। ब्रिटिशर्स आए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और आज एक और सेक्टर जो ब्रिटिशर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था वो है हमारा फॉरेन ट्रेड ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड को भी ब्रिटिशर्स आकर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिए थे। मतलब ब्रिटिशर्स आने के वजह से तीन बड़े बड़े सेक्टर्स, तीन ही सेक्टर्स होते हैं बड़े, और वो तीनों सेक्टर को वो लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन ट्रेड। ठीक है, आ जाओ हमारा तीसरा टॉपिक फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड को किस तरीके से ब्रिटिशर्स आकर डिस्ट्रॉय किए थे। देखो, ब्रिटिशर्स जब आए और जब वो हमें छोड़कर गए, मतलब 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, वो जो बीच का टाइम था वो एक ऐसा टाइम था जहां पर ब्रिटिशर्स हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करते थे। वो लोगों का मोटिव था कि इंडिया से जितना ज्यादा रिसोर्सेस हो पाए उतना अपने कंट्री ले जाते हैं, वहां पर सारा प्रोडक्शन करेंगे और वहां से फिर इंडिया में लाकर इंडिया को ही इंडिया का सामान बेचेंगे, सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेचेंगे, इंडिया के प्रोडक्ट इंडिया में ही बेच देंगे और बहुत सारा प्रॉफिट वहां से जनरेट कर लेंगे और इंडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल बनाकर रखेंगे जिससे इंडिया कभी भी डेवलप ना कर पाए, वो हमेशा हमारा गुलाम बन के रहे। इनका मोटिव ये था। तो उस मोटिव के दौरान जब वो फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लॉइट करने पहुंचे, वहां पर बहुत बड़ा बड़ा एक्टिविटीज हुआ था। क्या हुआ था वो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना। और साथ में नीचे कुछ ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप के, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आ जाओ। फॉरेन ट्रेड ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो हमसे ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल ले जाते थे, ड्यूटी फ्री। नेट एक्सपोर्टर इंडिया को बना दिए थे नेट एक्सपोर्टर। देखो क्या स्टेटस था। डेवलपमेंट कब आता है? डेवलपमेंट तभी आएगा जब फैक्ट्रीज होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होंगे। दिस इज इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री होंगे, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होंगे, ये ऐसे इस तरीके के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होंगे, तभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में आएगा। क्योंकि कोई एक इंडस्ट्री के आने की वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे और छोटे मोटे बिजनेस ग्रो करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, इस तरीके के, और बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर इस फैक्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इस फैक्ट्री के आने की वजह से उनका भी बिजनेस बढ़ता है, उनके एम्प्लॉइज को भी सैलरी मिलता है। तो बेसिकली हर इंसान का फायदा होता है जब कोई भी इंडस्ट्री इकोनॉमी के अंदर में सेटअप होता है। तो उनका मोटिव ये था ब्रिटिशर्स का कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये इंडिया में सेटअप ना हो, ये सारे इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में सेटअप हो। तो उसके लिए वो लोगों को चाहिए, अब इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के बिना इंडस्ट्री तो चलेगा नहीं। तो रॉ मटेरियल उनके पास था नहीं, तो वो लोग क्या करते थे? रॉ मटेरियल इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे अपने कंट्री में और वहां पर प्रोडक्शन करते थे। उनका फैक्ट्री चलता था, उससे उनका फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता था। प्रोडक्शन होने के बाद जो आउटपुट जनरेट हो गया, अब इसको भी तो बेचना पड़ेगा। खाली प्रोडक्शन करने से क्या फैक्ट्री चलेगा? अगर आउटपुट नहीं बिकेगा मार्केट में तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन होगा नहीं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आउटपुट को बेचना भी पड़ेगा। अब बेचने के लिए कौन चाहिए? कस्टमर चाहिए। ब्रिटेन में तो इतना पॉपुलेशन ही नहीं है कि वो लोग अपना प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम कर पाए। जितने क्वांटिटी में वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते थे, तो ब्रिटेन में तो कंजम्पशन होता नहीं था। अब उनको समस्या आ गई किसको बेचे, तो वो रिटर्न क्या किए? सारे आउटपुट को पैक करके रिटर्न इंडिया में ले आए और इंडिया के लोगों को ही वही प्रोडक्ट जिस जो इंडिया का रॉ मटेरियल से बना है वही फिनिश गुड्स को इंडिया में बेचना वो लोग शुरू कर दिए। तो इंडिया क्या बन गया था? इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर।
ये सबसे बुरा सिचुएशन होता है किसी भी कंट्री के लिए। कोई भी कंट्री जब अपना रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता है और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करता है, इसका मतलब वो कंट्री बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। उस कंट्री में बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज नहीं है, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल था। अगर वो चाहता तो खुद प्रोडक्शन कर सकता था, लेकिन उसके पास इंडस्ट्रीज ना होने के कारण उसको रॉ मटेरियल क्या करना पड़ रहा है, एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है खुद के कंजम्पशन के लिए। मतलब उनको खुद को जितना कंज्यूम करना है उतना भी उनके कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो भी उन लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कंट्री बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड और स्टेगनेंट है। इससे पता चला, बेसिकली यहां से पता चलता है कि कंट्री बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। मतलब कंट्री के पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है, कंट्री के पास कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है, कंट्री के पास प्रोडक्शन करने का कोई भी बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये चीज पता चलता है इस वाले चीज से कि कोई भी कंट्री जब एक्सपोर्टर होता है रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर होता है फिनिश गुड्स का। वहीं पर अगर हम सिचुएशन को बदल दें, सिचुएशन को अगर उल्टा कर दें कि अगर मान लो कोई कंट्री फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर है और रॉ मटेरियल इंपोर्टर है, जैसे कि ब्रिटेन था, ब्रिटेन रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था और फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करता था, इसका मतलब वो कंट्री में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है। इतने इंडस्ट्रीज हैं कि वो खुद का प्रोडक्शन तो कर ले रहा है, प्लस सरप्लस को वो बाहर मार्केट में एक्सपोर्ट भी कर पा रहा है। और इंडस्ट्रीज का होना मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होना निश्चिंत है। अगर इंडस्ट्रीज होंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के वजह से ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है किसी कंट्री में। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर पाना इम्पॉसिबल है किसी भी कंट्री को। तो बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सबसे एसेंशियल पार्ट जो है वो है इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्रीज नहीं होंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है किसी भी हालत में। ठीक है, आ जाओ अब पढ़ते हैं हम हमारे बुक को। बुक में हमारा क्या क्या दिया गया है, हमारे एग्जाम्स के लिए क्या क्या हमें लिखना है एग्जाम में जाकर। फॉरेन ट्रेड ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया है। अब डिटेल में चलते हैं लाइन बाय लाइन क्या हमारे बुक में लिखा है उसके साथ। इंडिया हैज एक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम। हम लोग पता है बहुत फेमस थे किस चीज के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। और अब हैंडीक्राफ्ट्स को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते थे, तो हम बहुत ज्यादा फेमस थे फॉरेन ट्रेड में। द रोमन्स यूज्ड टू कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन। वर्ल्ड्स बुलियन मतलब हम गोल्ड है, सोने की चिड़िया, समझ रहे हो, सोने की चिड़िया जो होता है ना, उस टाइप का लैंग्वेज है ये। बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रॉट एन एंड टू इट। ब्रिटिशर्स आए और ये सब कुछ खत्म कर दिए। प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडिया वाज वेल नोन फॉर एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम पहले ब्रिटिशर्स आने से पहले फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे। क्या क्या फिनिश गुड्स? फाइन कॉटन, हैंडीक्राफ्ट्स, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क, प्रीसियस स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट, ये सब चीज को हम एक्सपोर्ट करते थे। कब? ब्रिटिशर्स के आने से पहले। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए वो हमारे सारे इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिए और हमसे रॉ मटेरियल ले गए अपने कंट्री में, वहां पर प्रोडक्शन किए और इंडिया में रिटर्न लाकर बेचना शुरू कर दिए। बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम ब्रिटिशर्स के आने के बाद रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिए, जो भी किसी भी कंट्री के लिए एक सबसे बुरा सिचुएशन होता है। इट वॉज ऑल ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ परसुडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर है बात? चलो आ जाओ और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, क्या क्या एक्टिविटीज हुआ था। सबसे पहला स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड, सबसे पहला इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्टर, इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम नेट एक्सपोर्टर बन गए। नेट एक्सपोर्टर का मतलब आवर एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। तो ये तो अच्छा सिचुएशन है। किसी भी कंट्री का अगर एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम है, मतलब उसके पास फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग हो रहा है, तो ये तो कंट्री के लिए अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात तो है, लेकिन ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं था। बिकॉज इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता था? इंडिया रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देता था और इंपोर्ट किस चीज का करता था? फिनिश गुड्स। हम नेट एक्सपोर्टर थे, जो कि हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। किसी भी कंट्री के लिए
नेट एक्सपोर्टर होना अच्छी बात है। नेट एक्सपोर्टर मतलब हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। मान लो अगर हम 1 लाख का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 1 लाख डॉलर्स का, तो इंपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ $80,000 का। इसका मतलब 20,000 का हमें हर बार, $20,000 का हमें हर बार फायदा हो रहा है। हमारे पास नेट में फॉरेन एक्सचेंज $20,000 बच जाता है। तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंडिया के लिए उस टाइम पर ये अच्छा नहीं था, बिकॉज इंडिया एक्सपोर्ट किस चीज का करता था? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करता था और इंपोर्ट करता था फिनिश गुड्स, जो कि सिचुएशन को पूरा बदल देता है। अगर हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब हम हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सामान नीडेड है उसी को बेच दे रहे हैं। हम अगर इसी को यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करते तो हमें और बहुत ज्यादा फायदा होता। लेकिन ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, वो लोग ऐसा करने नहीं देते हमको। ड्यू टू एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर एक्सेट्रा। ठीक है। एट द सेम टाइम इट बिकम नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड्स के, produced by the British industry. Our import included cotton, silk, woolen clothes, besides several types of capital goods produced in the England. हम इंग्लैंड से बहुत सारा कैपिटल गुड्स हो गया और बहुत सारे फिनिश गुड्स, बेसिकली कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, ये सारे इंपोर्ट करना शुरू कर दिए। Composition of exporter and importer reflected utter backwardness of the Indian economy. इससे क्या पता चलता है इंडियन इकोनॉमी क्या है? बैकवर्ड है। कैसे पता चला? Our export of raw material and import of finished goods, ये सिग्निफाई करता है कि हम बैकवर्ड हैं। ठीक है। अगर हम बैकवर्ड नहीं होते तो हम ऑपोजिट कर रहे होते, ये काम हम कर रहे नहीं होते। क्लियर है? मेरे हिसाब से पहला पॉइंट सभी को क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, पॉइंट नंबर 2, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली, किसका मोनोपोली चलता था? ऑब्वियसली उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स का ही मोनोपोली चलेगा। तो ब्रिटिशर्स हमारा फॉरेन ट्रेड को पूरा कंट्रोल करते थे। हमारे ऊपर कोई भी पावर नहीं दिया गया था, सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम पर इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स किस तरीके से मोनोपोली कंट्रोल किए थे? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कंट्री कम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू ऑब्जर्वेशन आर ऑफ क्रिटिकल सिग्निफिकेंस। देखो, दो इंपॉर्टेंट चीजें। मोर देन 50% ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। मतलब हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का 50% सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से आता था, वो है ग्रेट ब्रिटेन। मतलब उनका कंट्री, ब्रिटिशर्स लोग का कंट्री को हम लोग हमारा सारा सामान एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे। सोचो तुम्हारा बिजनेस है और कोई एक कस्टमर तुम्हारे सेल्स का 50% का हिस्सा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बेसिक कंट्रोल उसी के पास है ना। अगर किसी के पास 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है, तुम्हारा सेल और परचेज में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी ब्रिटेन का था, इसका मतलब वो पूरा मोनोपोली कंट्रोल कर रहा है हमारे ट्रेड को, क्योंकि उसका मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा किसका है? ब्रिटेन का है। द रेस्ट ऑफ द ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स चाइना एंड सेलोन। चाइना और सेलोन की तरफ, मतलब श्रीलंका एंड पर्सिया की तरफ वो डायरेक्टेड था। The control of Britain over India's born foreign trade intensified after the opening of Suez Canal in 1986. ये याद रखना है, सुएज कैनाल कब ओपन हुआ था? सुएज कैनाल 1869 में, मतलब अप्रॉक्स आज से 180 साल पहले, 180 नहीं 155 साल पहले का क्या ओपन होता है? सुएज कैनाल। सुएज कैनाल की वजह से जो फॉरेन ट्रेड है वो और ज्यादा आसान हो गया था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। पहले घूम कर जाना पड़ता था। बहुत सारे कंट्रीज हैं, कंट्रीज जैसे मान लो यहां से ऐसे कंट्रीज हैं, ऐसे कंट्रीज हैं, यहां से पूरा ऐसे घूम कर यहां जाना पड़ता था, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो क्या हुआ, बाद में एक सुएज कैनाल बन गया, यहां से यहां ऐसे डायरेक्ट, ऐसे डायरेक्ट कैनाल बन गया। तो यहां से डायरेक्टली हम लोग यहां अब जाने लगे, तो टाइम टेकिंग बहुत कम हो गया सुएज कैनाल के ओपन होने के कारण। और ट्रेड मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ब्रिटेन से और ज्यादा आसान हो गया, और ज्यादा कम टाइम कंज्यूमिंग हो गया, और ज्यादा सस्ता हो गया, जिसके कारण और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ हमारा, है ना।
While export of primary product raw material from India supplied input to the British industry, import of finished goods from Britain provide a huge market to the British industry. हम ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल भी देते थे और उनका सामान भी खरीदते थे, तो दोनों काम हम लोग करते थे, जो कि दोनों हमारे कंट्री के लिए बहुत ही बुरा सिचुएशन बन जाता है। ठीक है, आ जाओ आखिरी पॉइंट, और क्या हुआ था? सरप्लस ट्रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स। सरप्लस होता था हमारा, जो कि हमारे कंट्री के लिए अच्छा है, लेकिन वो सरप्लस का जो पैसा है वो भी ब्रिटिशर्स लोग अपने फायदे के लिए यूज करते थे। सरप्लस का मतलब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता था इंपोर्ट से, तो यहां पर हमें क्या होता था? सरप्लस होता था, हर साल हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ सरप्लस जनरेट होता था। हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे, ये तो प्रॉब्लम था ही, लेकिन जो सरप्लस का पैसा बचता था हमारे पास, वो पैसा भी ब्रिटिशर्स ले जाते थे और अपने बेनिफिट के लिए यूज करते थे, जिसको हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। हम अभी पढ़ेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ का टॉपिक। आ जाओ, सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजिम आवर एक्सपोर्ट एक्सीडेड आवर इंपोर्ट। इट इंप्लाइड सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमको सरप्लस होता था। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और यहां पर हमें क्या जनरेट होता था? सरप्लस जनरेट होता था। ये सरप्लस का जो पैसा है ये भी ब्रिटिशर्स हमसे ले जाते थे और वो अपने फायदे के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, डिस्पाइट द सरप्लस ट्रेड, सप्लाईज ऑफ सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स एंड क्लॉथेस रिमेन डेफिशिएंट इन द डोमेस्टिक मार्केट। The trade surplus was not used for growth and development of the country। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सरप्लस होता था उसको कंट्री के डेवलपमेंट में कभी भी यूज नहीं किया गया। उस सरप्लस को ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। कहां कहां पर इस्तेमाल करते थे? पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। जो ब्रिटिशर्स अपना गवर्नमेंट इंडिया के अंदर में चला रहे हैं, अलग अलग जगह में अपना ऑफिसेस बनाकर बैठे हैं, उस ऑफिस को चलाने का, वो लैविश लाइफस्टाइल को जीने का खर्चा लगेगा। उस खर्चे का पैसा कहां से आएगा? वो खर्चे का पैसा ये सरप्लस से आएगा। और दूसरा, एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो दूसरे दूसरे कंट्री के साथ झगड़ा करते रहता था, जो वॉर्स होता रहता था, वो वॉर, एक वॉर होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। वो एक्सपेंडिचर का पैसा कहां से आता था? अगेन इस सरप्लस से वो लोग रिकवर करते थे। बेसिकली वो लोग अगर किसी से झगड़ा भी करेंगे तो हम ही से पैसा लेंगे, वो लोग अपना गवर्नमेंट चलाने के लिए भी हम ही से पैसा लेंगे, तो बेसिकली हर प्रकार का पैसा वो इंडिया वालों से ही लेते थे और वो लोग कोई भी डेवलपमेंट में इंडिया में खर्चा नहीं करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस लेड टू ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसको हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये दोनों पॉइंट को हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगेन इससे पता चलता है इंडियन इकोनॉमी हमारा बैकवर्ड था। तो मेरे हिसाब से फॉरेन ट्रेड का सिचुएशन तुम्हें समझ में आ गया है पूरा। अब हम आगे और डिटेल में हम एक एक करके पूरा कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो गया, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये प्रकार के बहुत सारे टॉपिक और इस चैप्टर के अंदर में बाकी हैं। हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।